जादू वाला घास का लहंगा। एक दिन प्रिया अपने लिए घास का ड्रेस बना रही थी। वह जंगल से नए नए घास चुनकर लाया करती थी और अपने लिए घास का ही ड्रेस बनाया करती थी। तभी एक दिन प्रिया की सास उर्मिला उससे कहती है, अरे प्रिया बहू, कब तक तू ऐसे घास वाले ड्रेस पहनते रहोगी? गली मोहल्ले के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं आज ही तुम्हारे लिए बाजार से कुछ ढंग के कपड़े ला देती हूँ। कम से कम बाहर निकलने के लिए तेरे पास अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना? नहीं माँ जी, ये घास वाले ड्रेस से हमारी आदिवासी संस्कार छलकती है। माँ जी, ये तो हमारी पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। माँ जी, मुझे नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं घर बैठे भी पैसे कमा सकती हूँ। बहू, तू घर बैठे पैसे कमा लेगी? तू तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। तुझे बाहर किसी के घर जाकर झाड़ू पोछा करना होगा। तभी प्रिया का पति विकास वहाँ पर आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आपको पता है प्रिया बहुत अच्छा कपड़ा सिलना जानती है। ये लड़के और लड़कियाँ ये दोनों का ड्रेस बना सकती है। माँ, मेरे लिए भी प्रिया ने कपड़े सिला था जब जंगल में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। विकास एक प्राइवेट इंजीनियर था और वो अपनी गर्मी की छुट्टियों में दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए जंगल की सैर पर गया था। वहाँ विकास का एक्सीडेंट हो गया था और वह पहाड़ों से गिरता हुआ आदिवासी बस्ती में आकर गिरा था और अपने दोस्तों से बिछड़ गया था। उसी समय प्रिया के पिता दिनेश की नजर विकास पर पड़ती है और वह विकास को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। तब प्रिया ने विकास की बहुत सेवा की और उसे जड़ी बूटी वाली दवाई से ठीक कर देती है। उस हादसे में विकास के कपड़े पूरी तरीके से फट गए थे। तभी प्रिया ने विकास के लिए सिलाई मशीन पर नए कपड़े सिला था। प्रिया दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इसी वजह से विकास को प्रिया से प्यार हो जाता है और वह उसे प्रपोज कर देता है। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद विकास और प्रिया दोनों शहर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद विकास की नौकरी छूट जाती है। नौकरी छूट जाने के बाद उनके घर की हालात बहुत खराब होने लगती है। ऐसे में प्रिया और उर्मिला घर का खर्च जैसे तैसे करके चलाने लगती है, लेकिन अब जमा पैसे भी खत्म हो गए थे। उर्मिला को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी प्रिया कहती है, माँ जी, मेरे घर पर सिलाई मशीन रखी हुई है। मैं पिताजी से बात करके अपनी सिलाई मशीन यहाँ मंगवा लेती हूँ, क्योंकि आपकी वाली सिलाई मशीन तो खराब हो चुकी है। बहू, मशीन तो मंगा लोगी, लेकिन कपड़े कहाँ से लाओगी? माँ जी, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। हम उन पैसों से कपड़े खरीद कर ले आएंगे। ठीक है बहू, तो जल्दी से ये काम शुरू कर दे। प्रिया फोन करके अपने पिता से सिलाई मशीन मंगवा लेती है और विकास को बाजार भेजकर कुछ सस्ते सस्ते कपड़े भी मंगवा लेती है। कपड़े देखकर प्रिया की सास बोलती है, अरे बहू, ये तो बहुत सस्ते कपड़े हैं। माँ जी, एक बार इन कपड़ों को सिल जाने दीजिए, फिर यही कपड़े आपको महंगे लगने लगेंगे। प्रिया ने उन सस्ते कपड़ों से लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस सिलकर तैयार करती है। प्रिया की सिली हुई ड्रेस देखकर उसकी सास कहती है, अरे प्रिया बहू, ये कपड़े तो सचमुच में बहुत महंगे लग रहे हैं। एक ड्रेस की कीमत 1000 रुपए से कम नहीं लग रही। प्रिया बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। माँ जी, अब मैं इन कपड़ों को बाजार में बेचने जाऊंगी। हाँ, ठीक है बहू, बेच आना, लेकिन बाजार जाने के लिए पहले अपने लिए तो कुछ कपड़े सिल ले। माँ जी, मुझे अपने लिए कपड़े सिलने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने इस घास वाली ड्रेस में ही बाजार जाऊंगी। हे भगवान, ये कैसी बातें कर रही है बहू? अब यही दिन देखना रह गया था कि मेरी बहू घास की ड्रेस पहनकर बाजार जाएगी। लोग मुझे क्या कहेंगे? अरे माँ, घास वाली ड्रेस में क्या खराबी है? अरे माँ, घास वाले ड्रेस में क्या खराबी है? प्रिया तो सही कह रही है। अगर प्रिया घास वाली ड्रेस पहनकर बाजार जाएगी तो लोग इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे और इसके कपड़े खरीदने के लिए इसके पास आएंगे। तभी तो प्रिया के सिले हुए कपड़े बाजार में ज्यादा बिकेंगे। शायद तो ठीक ही कह रहा है बेटा।
उसके बाद प्रिया अपने घास वाले ड्रेस में बाजार जाती है और रोड के किनारे बैठकर अपने सिले हुए कपड़े बेचने लगती है। आओ आओ कपड़े ले लो, सेल लगी है, 50% का डिस्काउंट पर कपड़े ले लो, 2000 वाले कपड़े सिर्फ 1000 रुपए में ले जाओ, आओ आओ। प्रिया की आवाज सुनकर आने जाने वाले राहगीर उसकी तरफ देखने लगते हैं। शहर में रहने वाले लोग कभी भी किसी को आदिवासी ड्रेस में नहीं देखा था। प्रिया को देखने के लिए उसके आसपास काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लोगों की नजर जब प्रिया के कपड़ों पर पड़ती है तो लोग उससे कपड़े खरीदने लगते हैं। तभी एक औरत प्रिया से कहती है, अरे बहन जी, ये ड्रेस क्या आपने सिली है? जी मैम साहब। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर ड्रेस है, मेरी बिटिया के ऊपर ये बहुत सुंदर लगेगी। ऐसा करो, तुम इस ड्रेस को पैक कर दो। प्रिया उस औरत को ड्रेस पैक करके दे देती है और वो औरत प्रिया को खुशी खुशी 1000 रुपए देती है। थोड़ी ही देर में एक लड़की आती है और प्रिया की सिली हुई ड्रेस को देखकर कहती है, अरे ओ घास वाली दीदी, ये लो 1000 रुपए और मुझे ये ड्रेस पैक कर दो। जी मैडम जी, ये लीजिए आपकी ड्रेस। ऐसे ही एक एक करके प्रिया की सारी ड्रेस बिक जाती है। प्रिया के बिजनेस का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहता है और वो खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ जाती है। प्रिया को देखकर उसकी सास कहती है, अरे प्रिया बहू, तुम तो खाली हाथ आई हो, तेरी सारी ड्रेस कहाँ गई? माँ जी, वो सारी ड्रेस तो बिक गई। क्या सारी ड्रेस बिक गई? हाँ माँ जी, ये लीजिए, आज की पूरी कमाई 15,000 रुपए हुई है। अब कल मैं और ढेर सारी ड्रेस बनाऊंगी। दूसरे दिन प्रिया लड़कों के लिए शर्ट और पैंट सिलती है और उन कपड़ों को लेकर बेचने बाजार जाती है। दूसरे दिन भी प्रिया अपने घास वाली ड्रेस में ही थी। उस दिन भी उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तभी एक लड़का प्रिया के पास आता है और प्रिया से कहता है, अरे वाह, आप शर्ट पैंट भी बनाती हैं? हाँ भाई साहब, मैं छोटे बच्चों के भी कपड़े सिलती हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरे लिए शर्ट और पैंट पैक कर दीजिए। इन्हें ले जाकर मैं अपने पिताजी को दिखाऊंगा। मेरे पिताजी की कपड़ों की फैक्ट्री है। अगर उन्हें आपके सिले हुए कपड़े पसंद आ जाएंगे तो आपको उनकी फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए आपके कपड़े। ये लीजिए पूरे आपके 1000 रुपये और आप मेरा कार्ड भी ले लीजिए। कल सुबह आप मेरे नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। उस दिन भी प्रिया के सारे कपड़े फटाफट बिक जाते हैं। प्रिया पैसे लेकर घर आ जाती है। घर आकर प्रिया विकास और अपनी सास से सारी बातें बताती है। प्रिया की बात सुनकर उसकी सास कहती है, अरे वाह बहू, तुझे तो अब शहर के लोग पहचानने लगे हैं और अब तुझे फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। हाँ माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। प्रिया बहू, अब तो तुम अपने लिए कुछ नए कपड़े सिल लो। माँ जी, लोग मुझे घास वाले कपड़ों से ही पहचानने लगे हैं और मेरी इसी ड्रेस की वजह से लोग मेरे पास आते हैं और मेरे सिले हुए कपड़े खरीद कर ले जाते हैं। फिर इस घास वाली ड्रेस में क्या बुराई है? ठीक है बहू, जैसा तुझे अच्छा लगे। दूसरे दिन प्रिया उस लड़के के दिए हुए नंबर पर फोन करती है और वो लड़का कहता है, हाँ बहन जी, मेरे पिताजी को आपकी सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई। मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा। प्रिया उस लड़के के पिताजी से मिलने के लिए ऑफिस चली जाती है। प्रिया अपने घास वाली ड्रेस ही पहनी हुई थी। ऑफिस के सारे लोग बस प्रिया को ही देखे जा रहे थे। तभी वो लड़का प्रिया के पास आता है और प्रिया से कहता है, मेरा नाम रोहन है और ये मेरे पिताजी का ऑफिस है। चलिए मैं आपको अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। रोहन प्रिया को अपने पिताजी से मिलवाता है। मोहन के पिताजी प्रिया को अपनी कंपनी में ड्रेस डिजाइनर का काम दे देते हैं। प्रिया एक ड्रेस डिजाइनर बन चुकी थी। अब वह हर रोज ऑफिस में आया करती और मन लगाकर काम किया करती थी। प्रिया अपने घास वाले ड्रेस में ही ऑफिस आती थी। एक दिन रोहन के पिता प्रिया से कहते हैं, प्रिया, ये तुम्हारे घास वाले ड्रेस हर किसी को तुम्हारी तरफ आकर्षित करती है। तुम ऐसे ही घास वाले ड्रेस बनाओ जिसमें आर्टिफिशियल घास लगे हो। शायद वह डिजाइन लोगों को पसंद आए। अरे, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? आपका आइडिया बहुत अच्छा है। मैं आज ही एक ऐसा ड्रेस बनाऊंगी। प्रिया उसी दिन कपड़े का एक लहंगा बनाती है जिसमें वो आर्टिफिशियल घास लगाती है। प्रिया का वो लहंगा जब बाजार में आता है
तो लोग खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। मुझे यही लहंगा चाहिए। नहीं नहीं, ये लहंगा मुझे चाहिए। अरे नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए यही वाला लहंगा चाहिए। तभी दुकानदार कहता है, अरे लेकिन यह लहंगा तो एक ही पीस है, इसलिए यह किसी एक को ही मिलेगा। हर कोई प्रिया का बनाया हुआ घास वाला लहंगा खरीदने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह लहंगा किसी एक को ही मिल सकता था। लोग वैसा लहंगा लाने के लिए और डिमांड करने लगते हैं। अब बाजार में प्रिया के बनाए हुए घास वाले लहंगे की खूब मांग बढ़ जाती है। प्रिया के पास अब हजारों लहंगा बनाने का ऑर्डर आ जाता है। प्रिया दिन रात मेहनत करके लहंगा सिलने लगी। तभी रोहन के पिता प्रिया से कहते हैं, प्रिया, तुम्हारी वजह से कंपनी का लाखों का प्रॉफिट हुआ है, इसलिए कंपनी ने तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर पूरे 1 लाख रुपए कर दी है। प्रिया घर आकर यह खुशखबरी अपनी सास उर्मिला और विकास को बताती है। तभी विकास प्रिया से कहता है, प्रिया, शहर में जिसे देखो तुम्हारे सिले हुए घास के ड्रेस पहनकर घूम रहे हैं। मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी ड्रेस इतनी स्टाइलिश बन जाएगी। हाँ प्रिया बहू, अब तो मुझे भी तुम्हारा ये घास वाला ड्रेस अच्छा लगने लगा है। विकास, अब तुम्हें भी मेरे कामों में मदद करनी होगी। प्रिया, लेकिन मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे तो सिलाई करना आता ही नहीं। तुम्हें सिलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपनी खुद के कपड़ों की फैक्ट्री खोल लूँ। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। विकास, वह सब तो हो जाएगा। हम कंपनी के नाम पर लोन ले लेंगे और धीरे धीरे करके लोन चुका देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी कंपनी संभालनी होगी। ठीक है प्रिया, मैं इसके लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन प्रिया ने बैंक से लोन लेकर अपने काम की शुरुआत करती है और कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद वो खुद के कपड़ों की फैक्ट्री खोल लेते हैं। अब प्रिया अपने फैक्ट्री में खुद कपड़े सिलने लगती है। प्रिया और विकास ने खूब कड़ी मेहनत करके शहर में अपनी फैक्ट्री का नाम रोशन करते हैं। प्रिया के कपड़ों की मांग अब दूसरे शहर से भी आनी शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे प्रिया की कमाई बढ़ने लगी थी और अब वो बैंक का लिया हुआ लोन चुका देती है। अब प्रिया का बनाया हुआ ड्रेस विदेशों में भी बिकने लगे थे। तभी विकास प्रिया से कहता है, प्रिया, तुम्हारी मेहनत के कारण आज तुम्हारा नाम विदेशों में भी रोशन हो रहा है। विकास, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती। मेरे इस काम में तुमने और माँ जी ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारे और माँ जी के आशीर्वाद से ही हूँ। प्रिया ने अपनी मेहनत के बल से अपना नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को मुश्किल के समय से बाहर निकाली और अपना नाम रोशन। जादुई 2 फ्रॉक का जादू। लखनऊ शहर के एक छोटे से किराए के मकान में रिद्धि और सिद्धि अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। उनके माँ बाबा गणेश और गायत्री एक बिल्डर के पास ईंटा ढोने का काम करते थे और उसी से किसी तरह से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, गणेश और गायत्री साइड पर काम कर रहे थे कि तभी बिजली का हाई वोल्टेज तार के गिर जाने से गायत्री और गणेश की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। माँ बाबा के गुजर जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि दोनों अनाथ हो जाती है। दीदी, माँ और पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? बताओ ना दीदी, वो कहाँ चले गए? रिद्धि, रोते नहीं मेरी बहन, मैं हूँ ना, और माँ बाबा हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। वो आसमान में तारा बनकर हमें वहाँ से देख रहे हैं। अब चलो चुप हो जाओ। माँ को अगर पता चला कि उनकी लाडली रो रही है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। चलो अब खाना खा लो। और फिर सिद्धि और रिद्धि दोनों खाना खाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन उनके घर की मकान मालकिन आती है। बहुत हो गया तुम दोनों का। हमारा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम दोनों यहाँ आराम से रह रही हो। 2 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी तक तुमने किराया नहीं दिया है। देखो, अब बहुत हुआ। मुझे तुम दोनों के साथ बहुत हमदर्दी है, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकती। चलो निकलो मेरे घर से और कहीं और जाकर रहो, समझ गई? इतना बोलकर मकान मालकिन दोनों बहन को घर से निकाल देती है। मालकिन,
हमें यहाँ से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे भला? क्या करेंगे? हम पर तरस खाइए मालकिन। अभी तक तरस ही खा रही थी जो तुम दोनों बहनों को फ्री में यहाँ रहने दिया, लेकिन अब और नहीं। जल्दी मेरा घर खाली करो। दोनों बहन रोते रोते वहाँ से निकल जाती है। दोनों बहन को चलते चलते सुबह से शाम हो जाता है और वो वहीं एक पेड़ के नीचे थककर सो जाते हैं। अगले दिन रिद्धि सिद्धि से कहती है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है दीदी। भूख के मारे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो दीदी। प्लीज दीदी। थोड़ी देर और रुको मेरी बहन, मैं देखती हूँ, शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए। दोनों आगे बढ़ती है। तभी वहाँ कुछ मजदूर बोरियां ढो रहे थे। रिद्धि वहाँ जाती है और वहाँ के मालिक से बोलती है, अंकल जी क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? कोई भी काम हो मैं सब कर लूँगी। मेरी बहन बहुत भूखी है, प्लीज अंकल जी। बेटा आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो और यह काम आप नहीं कर पाओगे। यह बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है। यह लो, यह 100 रुपए तुम दोनों इस पैसे से कुछ खा लेना और आप घर जाओ। नहीं अंकल जी, मुझे बिना मेहनत के आपसे पैसे नहीं चाहिए। ये तो भीख मांगना हुआ ना। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत से ही कमा कर खाना चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है। रामू गुड़िया को अभी काम बता दे और हाँ, शाम तक काम करने के 200 रुपए मजदूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। सिद्धि तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं जल्दी से ये काम खत्म करके फिर तुम्हें बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी, ठीक है? रिद्धि सिद्धि को वहीं बैठाकर खुद बोरियां ढोने का काम करने लगती है। पूरे दिन की कठिन मेहनत के बाद शाम को रिद्धि को 200 रुपए मिलते हैं। रिद्धि सबसे पहले उन पैसों से रोटी सब्जी खरीदकर सिद्धि को खाने को देती है। दीदी पहले आप खाओ, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है ना। आप खाओ तभी मैं खाऊंगी। और फिर दोनों बहन खाना खाते हैं। रात होने वाली थी और दोनों बहन के पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं था। तभी रिद्धि एक बस पकड़कर अपने चाचा के घर चली जाती है और चाचा को सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर रिद्धि के चाचा गोविंद कहते हैं, शहर में इतना सब हो गया और अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गई। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो। तभी रिद्धि की चाची गुस्से से गोविंद से कहती है, देखो जी, हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ रहने चले आए। वैसे भी यह घर मेरे भाई के दिए पैसों से चलता है। खुद की बच्चियों को तो कमाकर खिलाने की तो औकात नहीं है आपकी, और ऊपर से इन अनाथ बच्चियों को मेरी छाती पर लाकर बिठा दिए हो। देखो अभी के अभी उसे घर से बाहर निकालो, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। विमला तुम कैसी बात कर रही हो? रात के अंधेरे में मैं इन दोनों बच्चियों को कैसे और कहाँ भेज दूं? सुबह होने दो, फिर मैं उनका कुछ बंदोबस्त करवा देता हूँ। रिद्धि और सिद्धि यह सब सुन लेती है और रोते हुए वहाँ से दूर चली जाती है। दीदी अब क्या होगा दीदी? अब क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? एक ही सहारा बचा था, वो भी नहीं रहा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिद्धि। काश हमारे माँ बाबा जिंदा होते तो आज हमारी यह हालत नहीं होती। पर दीदी आपने तो कहा था माँ बाबा आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं। क्या वो इस वक्त भी हमें देख रहे हैं? सिद्धि के मासूमियत भरे सवाल सुनकर रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाता है और वह बोलती है, हाँ रिद्धि, माँ बाबा आप हमें देख रहे हो तो फिर हमारी मदद क्यों नहीं करते? देखो ना हम कितने तकलीफ में हैं। दीदी भी बहुत दुखी है। माँ बाबा आप हमें भी अपने पास बुला लो ना, मैं भी आपके साथ आसमान में तारा बनना चाहती हूँ। सिद्धि की बातें सुनकर रिद्धि भी रोने लगती है। माँ अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं रही, मुझे माफ कर दो माँ। मैं सिद्धि का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ और ना ही कुछ कर पा रही हूँ। माँ प्लीज आप हमें कोई रास्ता दिखाओ माँ। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। रिद्धि और सिद्धि, मैं खुशी परी हूँ और मैं परी लोक से आई हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। क्या सच में? हाँ सच में। परी जी मेरे माँ बाबा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, बस उन्हें तुम दोनों की चिंता लगी रहती है।
इसीलिए आज उन्होंने मुझे तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। बताओ मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हूँ। फिर रिद्धि और सिद्धि परी को अपनी सारी परेशानी बताती है। परी जी, हमारे पास सिर छुपाने के लिए छत भी नहीं है और न ही खाने के लिए पैसे हैं। अब आप ही बताइए परी जी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। रिद्धि, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी सारी परेशानी खत्म। ये लो, ये जादुई 2 लाल लहंगे हैं। एक लहंगा रिद्धि तुम्हारे लिए और दूसरा लहंगा सिद्धि तुम्हारे लिए है। रिद्धि, तुम अपने लाल फ्रॉक को पहनकर जो भी बोलोगी वो सब तुम्हें मिलेगा और सिद्धि, तुम्हें तुम्हारे फ्रॉक से ढेर सारे सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब कुछ मिलेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर खुशी परी वहाँ से गायब हो जाती है। रिद्धि जल्दी से अपना लाल फ्रॉक पहनकर जादुई लाल फ्रॉक से बोलती है, हे जादुई लाल फ्रॉक, हमें घर दिला दो। रिद्धि के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है और इस तरह से वो अपने जादुई लाल फ्रॉक से घर की जरूरत की सारी चीजें मांगती है और वो उसे जादुई लाल फ्रॉक के जादू से मिल जाता है। सिद्धि अपने फ्रॉक से खूब सारा धन मांगती है जिससे वो दोनों बहुत ही जल्दी अमीर हो जाते हैं। अब रिद्धि और सिद्धि के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्हें जब भी जिस चीज की जरूरत होती वो उस जादुई लाल फ्रॉक से मांग लेती थी। वे दोनों बहन अब अपने साथ साथ गांव के सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों की खूब मदद करने लगी। गांव के सभी लोग अब रिद्धि और सिद्धि की खूब इज्जत करने लगे। धीरे धीरे यह बात जब रिद्धि की चाची बिमला को पता चलता है तो वह रिद्धि और सिद्धि से मिलने के लिए उसके घर आती है। अरे चाची, आप आइए आइए, अंदर आइए। रिद्धि और सिद्धि बेटा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। अरे वो तो उस दिन यूं ही मेरे मुंह से अनाप शनाप निकल गया था। तुम्हें ऐसे बिना बताए घर से नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम दोनों बहनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर तुम दोनों हमें कहीं नहीं मिली। मुझसे अनजाने में जो भी गलती हुई हो माफ कर देना बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसे हूँ बेटा। कोई बात नहीं चाची जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। खाना खाने के बाद रिद्धि और सिद्धि के सो जाने पर तभी उसकी चाची चुपके से उठकर रिद्धि के कमरे में जाकर उसका जादुई लाल फ्रॉक चुरा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सर पर डंडों की बारिश होने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई। अरे ये क्या हो रहा है? रोको, कोई रोको इसे। अरे बचाओ, हाय बचाओ मुझे, हे भगवान बचाओ। तभी बिमला की रोने की आवाज सुनकर रिद्धि और सिद्धि भी वहाँ आ जाती है। अरे चाची, ये क्या हो रहा है और आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं लालच में आकर तुम्हारा जादुई लाल फ्रॉक चुराकर भाग रही थी, जिसके बाद मेरी ये हालत हो गई। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ बेटा, प्लीज इस डंडे को रोक ले वरना तेरी चाची आज ही स्वर्ग सिधार जाएगी। प्लीज बेटा। जादुई फ्रॉक, मेरी चाची को माफ कर दो और इन्हें जाने दो। रिद्धि के इतना बोलते ही डंडा रुक जाता है और उसकी चाची उल्टे पैर वहाँ से भागती है। वो फिर कभी लौटकर रिद्धि और सिद्धि को परेशान करने नहीं आती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।